हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे केमिकल चेंज कि आखिर केमिकल चेंज होता क्या है। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑकर। सो इस केमिकल चेंज जो है वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, यानी कि किन्हीं दो सब्सटेंसेस को बनाकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिलाकर जो नया सब्सटेंस बनाया जाता है वही केमिकल चेंज कहलाता है। और जो ये केमिकल चेंज है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है, यानी कि केमिकल चेंज है ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही आएगा। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर किसी आयरन पर रस्ट लग जाता है यानी कि जंग लग जाता है तो उसको हम वापस ठीक नहीं कर सकते ना, उसके बाद हमने नया ही ख़रीदना होता है। सो वो दोबारा वापस अपनी स्टेट में आ ही नहीं सकता जैसे वो पहले था। सो यही केमिकल चेंज होता है कि जो सब्सटेंस पहले है, मिक्स करने से पहले जो सब्सटेंस जैसा है वो वैसा ना रहे, यानी कि इसमें रिएक्शंस होते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, इसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल जो समझें, कर्लिंग ऑफ मिल्क, यानी कि जब दूध से हम दही बनाते हैं। सो जब हम दूध से दही बन जाती है तो उसको हम वापस दूध में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते ना, इसी को केमिकल चेंज बोला गया है। ऐसे ही बर्निंग ऑफ कैंडल है, कैंडल बर्न होने के बाद जो मोम होता है उसका वो पिघल जाता है ना, मेल्ट हो जाता है, उसको हम वापस से तो नहीं बना सकते। हाँ, उसको जो मोम हमारा इकट्ठा होता है नीचे बचता है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको वैसी ही स्टेट में नहीं लाया जा सकता जैसे वो पहले था। इसी को हम केमिकल चेंज कहते हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फिज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज क्या होता है? नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस सच एज शेप, साइज, कलर और डेंसिटी। अब केमिकल चेंज में हमने देखा था कि जो सब्सटेंसेस हैं उसी एलिमेंट्स को मिलाकर नया सब्सटेंस बनाया जाता है, जबकि इसमें बोल रहा है कि नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, यानी कि हम अगर किसी दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाएं और वो चेंज हो सके, अपनी पहली जैसी स्टेट में आ सके, उसी को हम फिज़िकल चेंज बोलते हैं। यानी कि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता और ये केमिकली भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये तो फिज़िकल है ना, इसमें केमिकल का तो कुछ काम ही नहीं होता है। और ये कैसे हो सकता है, किस किस प्रॉपर्टीज़ में जो है ये चेंज हो सकता है, हमें देखने को मिल सकता है शेप में, यानी कि हम शेप चेंज कर सकते हैं, साइज़ में हो सकता है, कलर में हो सकता है एंड डेंसिटी में हो सकता है। अब इसके हम अगर कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे फर्स्ट एग्जांपल इसमें दिया है बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर को बॉईल करने के बाद वाटर वेपर्स में बन जाता है ना, और हम उन वेपर्स से वापस वाटर भी ला सकते हैं, यानी कि वो अपनी पहले जैसी स्टेट में आ सकता है। सो इसी को हम फिज़िकल चेंज बोलते हैं। फिज़िकल चेंज इसमें जो सबसे बड़ी इनकी पहचान होती है वो ये है कि जो केमिकल चेंज होता है उसको हमें बर्न करना पड़ता है, या फिर बर्न ना हो तो उसमें जो है रिएक्शंस होते हैं, जबकि फ़िज़िकल चेंज में रिएक्शन नहीं होते हैं और हमें बर्निंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट होने के बाद वाटर में बन जाती है ना, वाटर कन्वर्ट हो जाता है। सो हम उसको वाटर को वापस से आइस भी बना सकते हैं, यानी कि हम उसको उसकी पहली जैसी जो उस स्टेट थी उसमें हम लेके जा सकते हैं। यही होता है फिज़िकल चेंज। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है केमिकल रिएक्शन। अभी हमने केमिकल चेंज पढ़ा था, ध्यान रखना, अभी हमने केमिकल चेंज पढ़ा था और ये केमिकल रिएक्शन है। So one or more substances react to form new compound with new properties, यानी कि हमने देखा था केमिकल चेंज में क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। वो जो सब्सटेंस है वो एक नया, मतलब जो हमारा पहला सब्सटेंस होता है वो किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें हम देख रहे हैं कि सब्सटेंस भी कन्वर्ट होता है, ऊपर से उसकी प्रॉपर्टीज़ भी जो है नई आ जाती हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज़ भी उसकी चेंज हो जाती है।
और एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं इसमें रिएक्ट करते हैं, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस इसमें रिएक्शन करके न्यू कंपाउंड बनाते हैं और उन पे इनकी न्यू प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो न्यू प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, हम इसके कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है? हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जब हम कॉपर वायर को जलाते हैं तो उसमें जो है एयर की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं कॉपर वायर को, सो वो भी हमें केमिकल रिएक्शन मिलता है। सेकंड क्या है? मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं सो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है एयर की प्रेजेंस में। जब हम उसको जलाते हैं सो उसके ऊपर क्या हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक कोटिंग आ जाती है। वो किस लिए आती है? केमिकल रिएक्शन की वजह से, क्योंकि उसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं, हम बोलेंगे एलिमेंट्स होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ बर्निंग में, यानी कि जब वो बर्न होते हैं तब वो रिएक्शन करते हैं और इसी की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो है उसके ऊपर कोटिंग आ जाती है। इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ऑब्जर्वेशंस दैट हेल्प टू डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या ऑब्जर्व करके हम पता लगा सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस हैं, क्या केमिकल रिएक्शन ही है। सो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? चेंज इन स्टेट। ये है जो चेंज इन स्टेट, यानी कि उसकी स्टेट में चेंज होता है। अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, और अगर वो लिक्विड है सो उसकी कोई और अलग जो है स्टेट बन सकती है, उसी को हम स्टेट बोलते हैं। हमारे पास कितनी तरह की स्टेट्स हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चेंज इन कलर, यानी कि उसमें जब केमिकल रिएक्शंस रिएक्ट करते हैं तो उनके कलर में भी चेंज आता है। सो सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि वो कलर भी चेंज करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, और वो गैस भी इवोल्यूट कर सकते हैं, यानी कि उनसे हमें कुछ गैसेस भी मिल सकती है केमिकल रिएक्शन जब रिएक्ट करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि उनका टेम्परेचर भी चेंज होता है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंसिंग वर्ड जो है बैलेंस से बना है, और बैलेंस का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, इक्वल करना, है ना। जैसे हमारे लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होती है, उन दोनों को इक्वल अगर हम कर दें तो वो बैलेंस हो जाता है। ओके, सो इसमें बोला गया है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है ईच एलिमेंट में वो इक्वल होने चाहिए दोनों साइड्स में, यानी कि फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, 9th क्लास में भी था। सो यही कहता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में क्या है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि जो रिएक्ट करने वाले हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट निकल कर आया है वो शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड में वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो हमने उसे इक्वल करना होता है। अब जैसे कि देखिए इसमें एग्जांपल दिया है 2PbNO3 और 2। सो अब हम इधर देखेंगे प्रोडक्ट में, सो इधर PbO2 दिया हुआ है ना। ये इधर जब हम देखेंगे ये जो है 2PbO दिया हुआ है, और हमारे पास O कितने हैं? ऑक्सीजन हमारे पास, ये जो 3 2 जो 6 है, 6, यानी कि हमारे पास 6 ऑक्सीजन्स हैं। सो हमें टोटल 6 ऑक्सीजन करने हैं। बाहर 2 है ना, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को सो मल्टीप्लाई होता है ना उसमें। ओके, सो अब हम भी देखते हैं कि इसमें 6 ऑक्सीजन हैं कि नहीं है। अब देखिए आप 2 तो इधर हैं, 2 तो ये रहे, और 2 इसके पास है, 4 एंड 2 ही यहाँ पर है, यानी कि 6 जो हैं हमें ऑक्सीजन मिल गए। देन हमें क्या देखना है कि जो ये Pb है वो भी 2 होना चाहिए। सो हमारे पास 2 ही है, ये रहे यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 Pb है। NO3
अब NO जो है यानी कि ऑक्सीजन भी हो गया और Pb भी हो गया। अब क्या बचा N भी हमारे पास 6 होने चाहिए। 6 लिखा हुआ है ना? नहीं 6 नहीं, हाँ 6। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है राइटिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं या कैसी होती हैं। स्केलेटल इक्वेशन कैसी होती है? जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर नॉट इक्वल। यानी कि स्केलेटल इक्वेशन कैसी होती है? जिसमें एटम्स के नंबर दोनों साइड में इक्वल ना हो, वो हमारी एक स्केलेटल इक्वेशन होती है। जब मैं एग्जांपल कराऊंगी तब बताऊंगी कि ये स्केलेटल है या बैलेंस्ड है। तब तक के लिए हम विदाउट एग्जांपल ही समझ लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था जब हमने पहला टॉपिक किया था बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कि ये वाला, तब भी बताया था। एक और बार सुन लीजिए, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट के दोनों साइड में इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2H2 प्लस O2 इक्वल्स, उसका क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है? 2H2O। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो O के नीचे 2 लिखा हुआ है, बट यहाँ कहाँ गया? ये 2 किधर गायब हो गया? अब सुनिए, मैं आपको बता देती हूँ। 2H2O यानी कि जो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसमें अभी बताया ना कि एलिमेंट्स का नंबर, एटम्स का नंबर सेम होना चाहिए। जहाँ पर नीचे हमें इक्वेशन, अभी जब हम बैलेंसिंग इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे तब हम सीखेंगे कि जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं उसमें जो ये नीचे साइन लिखा हुआ होता है ना, अगर हमें इसकी ज़रूरत हो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, हम नीचे का साइन नहीं लगाते हैं। इनफैक्ट उसके सामने, जैसे कि ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे हमने उसके सामने लिख देना होता है, तब वो इक्वेशन बैलेंस्ड होती है। नीचे हम नहीं लगाते हैं। अब इसमें इधर लिखा हुआ है 2H2 प्लस O2, और जब ये दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे ये एक साथ आ जाएंगे। यहाँ पर ये अलग अलग हैं, है ना, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ये बीच में ये प्लस का साइन है। दैट मीन ये दोनों जो हैं एलिमेंट अलग अलग है, यानी कि ये दोनों एटम्स हैं अलग अलग। ये मिलकर एक एलिमेंट बनाते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये एक साथ आ जाते हैं, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है मिल जाती है। तो ओ हमारे पास, अब देखिए इधर 2H2, यानी कि इधर हमारे पास H कितने हैं? 4। 2 तो इसका ये हो गया बेस, 2 बेस हो गया, एंड 2 इसके जो सामने लिखा हुआ है 2 + 2 कितना होता है? 4। यानी कि हमें प्रोडक्ट में भी H कितने चाहिए होंगे? 4। अगर हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हमें इधर भी H कितने चाहिए होंगे? 4। दोनों तरफ 4H हो गए। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन को, O2, इधर 2 है तो हमें इधर भी 2 चाहिए होगी, और अगर हम ये 2 नीचे लिख देंगे ऐसे ये गलत हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन 4 हो जाएंगी ना, फिर हमें फिर से इसको बैलेंस करना पड़ेगा, और ऐसे तो हम बैलेंस ही करते रह जाएंगे। इधर हमने ये नीचे वाला 2 जो है वो हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 आ गया है। अब ये तो पता होगा ना कि वेरिएबल्स जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, जैसे वेरिएबल्स को एक साथ लिखें तो उनका साइन उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का ही साइन होता है। जैसे कि ये है तो हम इसको H × O भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स की फॉर्म में। साइंस में मैथ नहीं चलता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ये रिएक्शन है, यानी कि जो ये रिएक्ट हुआ है, जो ये रिएक्शन हमें मिला है, इसमें हम ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है, यानी कि इधर भी O2 है और इधर भी हमारे पास O2 आ गए हैं। किसकी वजह से आए हैं? क्योंकि ये जो 2 इधर लिखा हुआ है ना, ये जो 2 इधर लिखा हुआ है इसकी वजह से। अब मैं एक बार मैं बता देती हूँ, जैसा कि ये H2O है, अगर हम इसके ब्रैकेट में रखें और बाहर 2 रखें तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर जो है 2 ऑक्सीजन हमें मिल गए हैं। नेक्स्ट जो है केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? इट इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन थ्रू सिम्बल्स एंड फॉर्मूले। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन होती है कि एक
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शंस की, यानी कि हमने इसमें केमिकल रिएक्शन के पूरे नाम लिखने के बजाय हम इसमें उनके सिंबल्स लिख देते हैं। जो सिंबल्स हमें मिले हुए हैं, जो सिंबल्स पहले से ही बनाए गए हैं, वो सिंबल्स हम उनके जगह पर रख देते हैं पूरा नाम लिखने के बजाय। अब जैसे कि आप देखेंगे H2O क्या होता है, वाटर होता है। H2O किसका फॉर्मूला है, वाटर का। सो हम इसमें साइंस में वाटर लिखने के बजाय सीधा उसका फॉर्मूला लिख देते हैं H2O, क्योंकि अगर हमें वाटर को किसी के साथ रिएक्शन करवाना है तो हम वाटर तो नहीं लिखेंगे ना, H2O हम सिंबल लिख देते हैं। H2O जो है वाटर का फॉर्मूला है। सो केमिकल इक्वेशन में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। किसके थ्रू करते हैं, सिंबल्स के थ्रू और उनके फॉर्मूलाज के थ्रू। ओके, सेकंड पॉइंट इसमें क्या कहता है, फिजिकल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज रिटन एज गैस। गैस का हम लिखते हैं जी, यानी कि जो फिजिकल स्टेट है एक एलिमेंट की वो कैसे लिखी जाती है। अब गैस का हम, अगर कोई एलिमेंट हमारे पास गैस है, यानी कि अगर कोई रिएक्शन जो है वो गैस कर रहा है, गैस मिल रही है हमें उस रिएक्शन से, तो हम उसमें गैस लिखने के बजाय इंस्टेड ऑफ गैस हम सीधा जी लिख देते हैं, और वो भी कौन सा, स्मॉल जी, कैपिटल जी हम नहीं लिखते हैं। ओके, स्मॉल। ये जो हमारे फिज़िकल स्टेट जो हैं एलिमेंट्स की, हम अगर फिज़िकल स्टेट लिखें तो उसमें हम ओनली स्मॉल लेटर्स का जो है यूज़ करते हैं, उसमें हम कैपिटल लेटर नहीं लिखते हैं। ओके, लिक्विड के लिए हम स्मॉल एल लिखते हैं, सॉलिड के लिए स्मॉल एस। एंड व्हेन सॉल्यूशन इज़ मेड इन वाटर कॉल्ड एक्वस। जब कोई सॉल्यूशन जो है वाटर में आता है, जब कोई सॉल्यूशन वाटर में बनाता है, यानी कि अब देखिए आप, जैसे कि ये सॉल्यूशन ले लीजिए, ये वाला जो हमने किया था, ये वाटर बना रहा है ना, तो 2H2O की जगह, मतलब इसके साथ हम वाटर लिखने के बजाय A क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाटर में बना रहा है इक्वेशन। सो जो सॉल्यूशन वाटर में इक्वेशन बनाता है उसको हम बोलते हैं एक्वेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैथलिस्ट आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो। यानी कि जो रिएक्शंस होते हैं, टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर जो रिएक्शन की कंडीशन होती है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वो कैसे दिखाए जाते हैं, वो इंडिकेट कैसे किए जाते हैं, एरो से। यानी कि जब हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है, जैसे कि रिएक्टेंट है, तो इसमें हम एक एरो का साइन लगाते हैं। ये जब हम इक्वेशन बनाते हैं ना, तो एक बात इसमें बहुत ध्यान रखने वाली है कि जब हम इक्वेशन बनाते हैं या इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, या हम उसको रिएक्शन लिखते हैं किसी इक्वेशन का, जैसे अब यही इक्वेशन हम ले लेते हैं 2H2O + O2, हमें इसका रिएक्शन लिखना है कि इसका रिएक्शन क्या होगा, तो हम इसको इक्वल का साइन नहीं लगा सकते हैं, जैसे हम लगाते हैं ना मैथ्स में। एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा से इक्वेशन लिख लेती हूँ, 2H2O + O2। अब हमें ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, यानी कि ये दोनों जो ये दोनों एटम्स हैं वो अलग अलग है ना, हमें इनका रिएक्शन लिखना है, यानी कि प्रोडक्ट लिखना है इनका, इनसे क्या बनता है, ये क्या रिएक्शन करते हैं। सो इनको हम, इनका इक्वेशन यानी कि इनका प्रोडक्ट लिखने के लिए हम कभी भी इक्वल का साइन यूज़ नहीं करते हैं, ये माइनस नहीं लगाते हैं। हम मैथ्स में करते हैं ना, कभी कभी मैथ्स में ऑलवेज़ हम यही करते हैं ना, इक्वल का साइन लगाते हैं, ऐसे करते हैं। सो हमें ये नहीं करना है, ये साइंस है, इसमें हमें सबसे बड़ी यही बात ध्यान में रखनी होती है कि जो हमारी इक्वेशन है रिएक्टेंट का हमें अगर प्रोडक्ट लगाना है तो ऑलवेज़ हम एरो लगाएंगे, ये वाला एरो, और इस एरो का फेस भी जो ये है ना, एरो का माउथ,
ये भी हमने प्रोडक्ट के सामने रखना है। यानी कि अब देखिए, जैसे कि ये हमारी इक्वेशन, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और हमने इसका प्रोडक्ट बनाना है ना। तो हम एरो का फेस इधर करेंगे, ओके। तो हम लिखेंगे 2H2O। अब ये एरो क्या है, इस एरो को हम ना ही तो ऐसे बना सकते हैं, ना ही इधर कर सकते हैं। इसका जो ये माउथ है ना, ये माउथ जो हमें शो कर रहा है, इसका माउथ हम ऑलवेज प्रोडक्ट की तरफ ही रखते हैं, ओके। रिएक्टेंट से होते हुए ये प्रोडक्ट की तरफ ही जाता है जब भी ये केमिकल इक्वेशन सही होती है, अदरवाइज केमिकल इक्वेशन हमारी कट हो जाती है। सही हुए हुए भी इसको हम काट देते हैं। अब हम, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हम इक्वल का साइन क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम इक्वल का साइन लगाएंगे ना, तो अगर हमारे पास कोई इनबैलेंस इक्वेशन होगी, ये तो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है, अगर हमारे पास कोई इनबैलेंस इक्वेशन होगी, जैसे कि एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, Mg + O2, ये रिएक्टेंट हो गया, इसका प्रोडक्ट क्या है, MgO। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या है, मैग्नीशियम तो एक ही है हमारे पास, यानी कि Mg तो हमारे पास एक ही है, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं है बेस में, और इसके यहाँ पे सामने भी कुछ नहीं है ना। मैग्नीशियम तो हमारे पास एक ही है, तो हमें प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम एक ही मिला है, ओके जी, यहाँ तक तो इक्वेशन सही है। लेकिन यहाँ पे हमें ये बेस में इन्होंने 2 दे दिया, यानी कि ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं, लेकिन देखिए प्रोडक्ट में ऑक्सीजन हमें एक ही मिल रही है, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है, इनबैलेंस इक्वेशन है, अनबैलेंस इसको बोलेंगे हम, सॉरी, अनबैलेंस इक्वेशन है, ओके। सो अब देखिए, आप क्वेश्चन हमारा क्या था कि हम इक्वल क्यों नहीं लगा सकते। अभी जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी थी, मैं एक बार दोबारा लिख लेती हूँ, Mg + O2, इसका जो रिएक्टेंट है वो है, इसका रिएक्टेंट है MgO। अब हम अगर इसमें इक्वल का साइन लगाते हैं, अब देखिए ये इनबैलेंस है ना, अनबैलेंस है ना, अभी बताया मैंने अनबैलेंस इक्वेशन है। क्यों है अनबैलेंस, क्योंकि रिएक्टेंट में जो है हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, एंड बट प्रोडक्ट में हमें जो है 1 ही ऑक्सीजन मिली है। सो अगर हम इसमें इक्वल का साइन लगाते हैं, बीच में इस एरो की जगह पे अगर हम इक्वल का साइन लगाते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल है, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है। और हमारा जो है कंजर्वेशन ऑफ मास भी यही कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बट यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए हमारे इक्वेशन में तो ये है ही नहीं, इक्वेशन तो हमें ये नहीं बोल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमें बोल रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बट जो हमारी ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये तो हमें नहीं बोल रही ना कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्यों नहीं बोल रही, अब इक्वेशन थोड़ा ही ना बोलती है। सो हमें दिख रहा है ना कि मैग्नीशियम इसके पास एक है, रिएक्टेंट के पास, प्रोडक्ट के पास भी एक ही है। चलो जी, यहाँ तक तो ये इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन इसके पास 2 है, लेकिन प्रोडक्ट के पास एक ही है, हो गई अनबैलेंस। तो हम इक्वल का साइन कैसे लगा देंगे, ये तो इक्वल है ही नहीं, है ना। और अब बात आएगी हम ये साइन क्यों नहीं लगाते, ये साइन जो है माइनस को दर्शाता है। मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं ना कि इसको माइनस बोलते हैं। सो हम इन इक्वेशन को माइनस भी नहीं कर रहे हैं कि हम इसमें माइनस का साइन लगाएंगे। सो हम ना ही तो इसमें इक्वल लगाएंगे, ना ही हम इसमें माइनस लगाएंगे, कोई भी साइन हम इसमें नहीं लगाएंगे एक्सेप्ट एरो। हमें इसमें सिर्फ क्या लगाना है, एरो लगाना है। So, अभी तक मैं ये मान के चल रही हूँ कि जब जितना मैंने बताया आपको क्लियर होगा। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। किसके टाइप्स देखने हैं हमें, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। सो चलिए केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ते हैं, कितने हैं। सो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स जो है हमारे पास है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो हमारे पास इतने ही इसके टाइप।
6 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस वी हैव. सो फर्स्ट टाइप क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब आपको नेम पढ़ने से ही कुछ पता लग रहा होगा. कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मीन्स तो कंबाइन होता है. कंबाइन से ही रिलेटेड है. कंबाइन को ही मिलाकर बनाए कॉम्बिनेशन, है ना. और कंबाइन मीन्स हमें पता है क्या होता है. कंबाइन मीन्स होता है मिलाना. सो टू एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स. अब टू एलिमेंट्स या तो दो एलिमेंट या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट जब एक साथ मिलकर नया कंपाउंड बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. यानी कि जब एक तो मिलेगा नहीं, एक तो एक ही रहेगा. यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जब दो से ज़्यादा एलिमेंट दो एलिमेंट जब मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, नया कंपाउंड, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. यानी कि इसमें अगर सपोज़ कीजिए हमारे पास एक माला है ना. इसमें माला नहीं, इसमें हम मोती लेंगे. हमारे पास बहुत सारे मोती हैं, है ना. और हमने इसमें से क्या करना है? एक माला बनानी है. सो हम क्या करेंगे? इन सबको मिला देंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा? ये कितने थे? 1 2 3 4 5 5 स्टोन्स को मिलाकर हमें क्या मिला? एक माला मिली. यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर एक कंपाउंड हमें मिलता है. यानी कि हम ज़्यादा को मिलाएंगे और एक हमें वापस मिलेगा. अब जैसे एग्जांपल समझें. 2Mg प्लस O2. अब 2Mg ये नीचे जो लिखा हुआ है ना, आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा. ये नीचे लिखा हुआ है S. बताया था ना कैपिटल S स्मॉल s किस लिए होता है? स्मॉल s किसका साइन होता है? सॉलिड का साइन होता है. प्लस O2. इसके यहाँ ये O2 क्या है? ऑक्सीजन है ना, तो ये गैस हुई. सो हम गैस का साइन लगाएंगे. सो इन रिएक्टेंट्स को मिलाकर क्या बनता है? 2MgO. अब देखिए हमारे पास दो एलिमेंट्स है ना. हमारे पास. एक 2Mg है और एक O2 है. और ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, है ना. एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसको हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जो है 2MgO. यानी कि इसमें हमें क्या समझ आता है कि दो एलिमेंट्स, ये हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, और इधर तो 2 है. सो इक्वल करके हमें क्या मिल रहा है? 1. यानी कि जहाँ पर 2 से हमें 1 मिले उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. उसमें कंबाइन हो जाते हैं ना, एक साथ मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा सब एलिमेंट्स एक साथ मिलकर के न्यू कंपाउंड बनाते हैं. उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं डीकम्पोजिशन. राइट. सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहता है? वन कंपाउंड और रिएक्टेंट रिक्वायर्स एनर्जी, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स, कंपाउंड और प्रोडक्ट्स. यानी कि अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था हमने कि जो दो एलिमेंट हैं वो, यानी कि दो एलिमेंट एक कंपाउंड बनाते हैं. यानी कि हमने उसमें क्या किया था? जो टुकड़े हमारे पास थे टूटे हुए, उनको जोड़कर एक बनाया था. और इसमें हमारे पास एक माला है, उसमें से हमने टुकड़ों को तोड़ना है. डीकम्पोजिशन. ओके. वन कंपाउंड और रिएक्टेंट रिक्वायर्स एनर्जी. यानी कि एक हमारे पास जो कंपाउंड है या फिर रिएक्टेंट है, यानी कंपाउंड है हमारे पास एक, उसको क्या ज़रूरत होती है? एनर्जी रिक्वायर करता है. जो एक कंपाउंड एनर्जी रिक्वायर करता है, किस लिए चाहिए होती है उसको एनर्जी? टू ब्रेक इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड ऑफ प्रोडक्ट. यानी कि एक जो हमारे पास कंपाउंड होता है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है
ब्रेक डाउन होने के लिए एक, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स में, यानी कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हमें क्या दिए हुए थे, ये गिवन थे और इनसे हमने ये बनाया था, उसको हमने बोला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अभी हमें क्या गिवन है, हमें प्रोडक्ट गिवन है और हमें इसमें हमें एज अ प्रोडक्ट क्या गिवन है, इसमें हमें एज अ प्रोडक्ट एक कॉम्बिनेशन, एक कंपाउंड गिवन है और हमें एज अ रिएक्टेंट क्या बनाना है, एज अ रिएक्टेंट हमें एक कंपाउंड गिवन है और एज अ प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, यानी कि अलग अलग जो है एलिमेंट्स बनाने हैं, तोड़ना है उसको। एलिमेंट एंड कंपाउंड में डिफरेंस तो पता है ना आप लोगों को। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है कोई भी एक जो एटम्स होते हैं वो एलिमेंट बनाते हैं। कंपाउंड और एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। FeSO4 यानी कि अब इसमें क्या दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एंडोथर्मिक। अब ये एंडोथर्मिक कहाँ से आ गया भाई, अब ये एंडोथर्मिक क्या होता है ना, अभी बताते हैं एंडोथर्मिक क्या होता है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है अभी बताते हैं। पहले आप इसको समझिए कि डिकम्पोजिशन आखिर होता क्या है। डिकम्पोजिशन अगर हम सरल शब्दों में कहें तो वो होता है तोड़ना, कॉम्बिनेशन जोड़ना, डिकम्पोजिशन तोड़ना। किसी एक कंपाउंड को अलग अलग एलिमेंट्स में तोड़ने को ही हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, और जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अब इसमें बताया ना, ये जो लिखा हुआ है हीट, लाइट, एयर, इलेक्ट्रिसिटी, इसको किसकी ज़रूरत होती है, हीट की, लाइट की एंड इलेक्ट्रिसिटी की। अब ये हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत क्यों होती है इसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसके भी हम 3 पार्ट्स पढ़ते हैं। वैसे तो वो ज़्यादा अलग से क्लासीफाई नहीं है, इसी में दिया हुआ है हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बोला ना कि जो है इसमें हमें एनर्जी रिक्वायर करनी होती है, यानी कि इसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ब्रेक डाउन होने के लिए। और इन एनर्जी को ही अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ये 3 एनर्जीज़ है ना हमारे पास, इन्हीं को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 पार्ट्स में, सॉरी। सो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है, अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड ऑन हीटिंग। यानी कि सबसे पहले हमारे पास हीट लिखा हुआ था ना, हीटिंग, जब हम हीट करते हैं, हीट करके हम अगर किसी एलिमेंट को तोड़ते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि जब हम हीटिंग करते हैं, हीट करते हुए किसी सब्सटेंस को या किसी एलिमेंट को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको हम एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन लिखते हैं। अब ऐसा कैसे लिखते हैं और इसके एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ आपको। थर्मल डिकम्पोजिशन समझ आया ना, हम किसी सिंगल कंपाउंड को तोड़ते हैं हीटिंग की हेल्प से, यानी कि हीट करके हम किसी कंपाउंड को जब तोड़ते हैं तो वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक वर्ड आया है इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रो मीन्स तो हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ पे ये लिटिक जो है इसका मतलब है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ना। हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम यही तो कर रहे हैं ना, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सो लिटिक का मतलब है ब्रेक डाउन करना, एंड इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या हुआ फिर, ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के सहायता से ब्रेक डाउन करना। और जो हमारी NCERT जो बुक है उसमें फोटोलिटिक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर फोटोकेमिकल लिखा हुआ है, सो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। लिटिक वर्ड मैंने इसीलिए बताया है ताकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे
लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और इसमें फोटोलिटिक दिया हुआ है। फोटो मतलब फ़ोटो को हमारे जो हम क्लिक करते हैं उन फ़ोटो से मत कंपेयर कीजिएगा। इस यहाँ पर फ़ोटो का मतलब है फोटोसिंथेसिस जो होती है ना, उसमें फ़ोटो का क्या मतलब होता है? सनलाइट, लाइट होता है ना, सनलाइट। फोटोसिंथेसिस में जो फ़ोटो होती है सनलाइट होता है ना उसका मतलब। सो यहाँ पर भी इस फ़ोटो का मतलब लाइट है, यानी कि सनलाइट। और एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें लिटिक दिया हुआ है, फोटोलिटिक। सो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन, अ रिएक्टेंट ब्रेक डाउन ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट से जो है रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन किया जाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब इनके मैं एग्जांपल बताने वाली हूँ, पहले इनको समझ लीजिए मोटा मोटा सा, फिर हम एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। ओके, डोंट वरी। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर बोले फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, आ रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस से, सनलाइट जो है उसको दिखा करके हम सनलाइट से हम ब्रेक डाउन करें किसको ब्रेक डाउन करेंगे? रिएक्टेंट को। ओके ओके, सो अब हम क्या करते हैं, इनके एग्जांपल्स एक बार समझ लेते हैं। एक और बात जो मैं बताना भूल गई थी, ये जो सिंबल होता है ना, ये ट्रायंगल शेप का, ये सिंबल होता है मतलब हम हीट से ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ हीट। अगर कहीं पर आए कोई इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे ये इक्वेशन है और इसमें हमें जो है ये ट्रायंगल दिया हुआ है ना, ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है विद द हेल्प ऑफ हीट वी ब्रेक डाउन अ कंपाउंड। ओके, हम हीट की हेल्प से किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसी के लिए हमारे एरो के ऊपर ये ट्रायंगल बनाया जाता है, ताकि हम इससे अंडरस्टूड कर सके देखने वाले को कि हाँ ये हीट की हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में हम एरो के ऊपर इलेक्ट्रिक लिख देते हैं, या अगर शॉर्ट फॉर्म बोले तो ये भी लिख सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं। ओके, और सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके ऊपर हम सनलाइट ही लिखते हैं, या लाइट लिख देते हैं, खाली लाइट भी लिख सकते हैं और सनलाइट भी लिख सकते हैं। सो इसका मोटिव क्या है बताने का, कि सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी, जो ये हम सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इनमें तो कोई डिफरेंस नहीं है ना। इसमें तो हम इलेक्ट्रिसिटी लिख रहे हैं और इसमें हम सनलाइट ही लिख रहे हैं, लेकिन इसमें ट्रायंगल का सिंबल आ गया ना, ये कंफ्यूज कर सकता है कि ये ट्रायंगल इसमें बना हुआ है, सो ये किसकी जो है हेल्प से किसकी हेल्प से ये ब्रेक डाउन हुआ है। सो ये किसकी हेल्प से ब्रेक डाउन हुआ है? हीट की हेल्प से। क्लियर हो गया? ओके, सो हम एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इन तीनों के एग्जाम्पल्स को, हीट से ब्रेक डाउन होने वाला, इलेक्ट्रिसिटी से एंड सनलाइट से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, वी सी द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। मैं एक इक्वेशन ले लेती हूँ, PbNO3 2। इस पर हमने हीट अप्लाई की, इसको हमने बीकर में रखा, इसके ऊपर हमने हीट अप्लाई की, तो ये जो है इसने अपने जो एलिमेंट्स हैं वो लिए, जो एलिमेंट्स में ये ब्रेक डाउन हुआ है उनका नेम है PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ओके, सो ये हीट की हेल्प से जो है ब्रेक डाउन हुआ है, ये हमने हीट का सिंबल लगा दिया है एरो के ऊपर। ये एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए हमारी जो NCERT की बुक है उसमें हमें एक्टिविटी दी गई है। सो वो एक्टिविटी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, वो आप बुक में से देख लीजिएगा, मैं उसको ऐसे ही बता देती हूँ उसमें क्या दिया हुआ है। सो एक्टिविटी 1.5 जो है हमें दी हुई है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। उसमें क्या दिया हुआ है, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड इमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक मिनट जरा।
सॉरी, ये फिगर जो है एक्टिविटी 1.6 की है, 1.5 की फिगर ये है। करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट एंड ऑफ स्मेल द ऑडर। अब इसमें हमने क्या क्या लिया है, एक्टिविटी 1.5 जो है उसमें देख लीजिएगा, ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें हमने 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिए हैं और उनको फिर बॉइलिंग ट्यूब में डाला है, यानी कि नीचे हमने एक जो है बर्नर रखा हुआ है, ताकि वो हीट प्रोवाइड कर सके। एंड देन हमने एक ट्यूब ली है, उसमें हमने क्या डाला है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स डाले हैं बॉइलिंग ट्यूब में, यानी कि जो ट्यूब हम गर्म कर रहे थे, बॉईल कर रहे थे, उस ट्यूब में हमने ये फेरस सल्फेट डाले हैं। उसके बाद क्या किया है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो हैं उनको हीट मिलती ही, जैसे ही हीट मिलेगी सो उनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, और जो ये पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, अपने आप से दूर रखना है, यानी कि इसमें जो प्रिकॉशन है ये एक्टिविटी करते हुए, उसमें क्या देखना है कि जब हम बॉईल करते हैं ना, उसमें से जो है वेपर्स निकलती हैं ना, सो उन वेपर से हमें दूर रहना है। और इसमें सल्फेट क्रिस्टल का कलर जो है, पहले कैसा कलर था, ग्रीन कलर की हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स ली थी। और आप देखेंगे कि जब हम उनको बॉईल करते हैं तो उनकी स्मेल और कलर दोनों ही चेंज हो जाते हैं। स्मेल किस में बदल जाती है, ओडोर में, यानी कि बदबू में बदल जाती है, एंड कलर भी उसका चेंज हो जाता है। ये किस लिए हुआ, क्योंकि जो हमने फेरस सल्फेट लिया था वो फेरस सल्फेट हमने लिया है, मैं केमिकल फॉर्मूला लिख देती हूँ उसका। फेरस सल्फेट हमने लिया है, फेरस सल्फेट को हमने क्या किया, हीट कराया। उसके बाद हमें क्या मिला, हमने क्या देखा कि हमें क्या मिलता है, फेरस O3 प्लस SO2 प्लस SO3। फेरस सल्फेट जो है वो है 2FeSO4, और हीट करने के बाद हमें जो फॉर्मूला मिला है उसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो मिली है हमें, वो है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यानी कि हमें जो जब हमने इसको हीट किया उसके बाद हमें मिला है फेरिक ऑक्साइड हमें मिला है। कलर भी चेंज हो गया, आप देखेंगे कि इसमें कलर भी चेंज हो गया है। हमें इसके बाद क्या मिला है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, ये हमें जो है मिला है। उसके बाद हीट प्रोवाइड कराने के बाद, एंड जो इसमें स्मेल आती है वो भी बहुत बेकार है, स्मेल भी इसमें से स्मेल भी निकल रही है और कलर भी चेंज हुआ है इसमें। सो ये है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि हीट से जब हम किसी कंपोजिशन को चेंज कराते हैं, किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। सो ये एक्टिविटी आपको आई होप समझ आ गई होगी। सेकंड जो एक्टिविटी है इसमें 1.6 जो दी हुई है वो थर्मल डिकम्पोजिशन की ही है। इसमें इसने क्या लिया है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लिया है, उसको एक बॉइलिंग ट्यूब में डाला है। उसके बाद बॉइलिंग ट्यूब को जो है होल्ड किया है, किससे होल्ड किया है, टेस्ट ट्यूब होल्डर से, जो हम देख चुके होंगे लैब में। और ये दिखाया हुआ है कि इसमें इमिशन हुआ है ब्राउन फ्यूम्स का, और ये जो बना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन में हमें देखने को क्या मिलता है कि जो हीटिंग लेड नाइट्रोजन है, सो वो उसका क्या हो जाता है, इमिशन हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसको समझने से पहले मैं आपको एक बार एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक बता देती हूँ। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज़ प्रोड्यूस और रिलीज्ड, यानी कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट हमें मिलती है, हीट जो है रिलीज़ होती है, किसके बाद होती है, ब्रेक डाउन करने के बाद हीट रिलीज़ होती है, उसी को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और एंडोथर्मिक क्या होते हैं, एंडोथर्मिक वो होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है, यानी कि जिसमें हीट को लगा कर के हम किसी
कंपाउंड और एलिमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं उसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। हम इसमें हीट थर्मल डिकम्पोजिशन जो है इसमें हम हीट को यूज़ करके यानी कि हीट एब्जॉर्ब करके कंपाउंड को ब्रेक डाउन करवा रहे हैं ना। तो ये कौन सा कंपोजिशन हुआ, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक हुआ ना, क्योंकि हमने अभी देखा एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है उसमें हम हीट हमें उसमें चाहिए होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम हीट लेते हैं और एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है उसमें हीट मिलती है, उसमें हीट प्रोवाइड की जाती है। थर्मल डिकम्पोजिशन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। इस समय ये तो पता चलता है थर्मल डिकम्पोजिशन है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ये हीट लेता है, हीट रिलीज़ नहीं करता है, ये हीट एब्जॉर्ब करता है। हीट एब्जॉर्ब करके ही तो इसका ब्रेक डाउन होता है ना। इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन 2H2O को हम जब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं ये क्या बन जाता है 2H2O H2 + O2। अब 2 वाटर को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें 2 हाइड्रोजन मिलती है और 2 ऑक्सीजन मिलती है। इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी में हमें हीट ही मिलती है। ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। अब ये जो तीनों है ना इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोलिटिक और थर्मल, ये तीनों ही हमारे एंडोथर्मिक है, यानी कि इन तीनों में ही हमें हीट की ज़रूरत होती है। सनलाइट में भी हीट होती है, इलेक्ट्रिसिटी में भी हीट होती है, एंड वो थर्मल में तो हम हीट से ही जो है उनको अलग कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, है ना। ये हो गया। अब एक्सोथर्मिक के लिए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के लिए भी हमें एक एक्टिविटी दी गई है, वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। एक्टिविटी 1.7 जो है वो हमें इसीलिए दी गई है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के लिए। इसमें क्या लिया है हमने, एक प्लास्टिक का मग लिया है, उसमें 2 होल्स किए हैं नीचे और उसमें क्या फिक्स किया है, रबर स्टॉपर फिक्स किया है ताकि वो टेस्ट ट्यूब को क्लोज कर सके, यानी कि टेस्ट ट्यूब को होल्ड कर सके, बंद कर सके। ओके। उसके बाद हमने क्या किया है, उसमें कार्बन के इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो हमने लगाए हैं, किस पर लगाए हैं, रबर स्टॉपर पर। जहाँ पर स्टॉपर है वहीं पर हमने कार्बन के जो हैं स्टॉपर्स, कार्बन के जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो लगाए हैं। आप देख लीजिएगा फिगर 1.6 में दिया हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया है, मग को वाटर से फिल किया और उसमें इलेक्ट्रोड्स इमर्ज कर दिए, यानी कि जो इलेक्ट्रोड है हमारे, इलेक्ट्रोड हमने कहाँ लगाए थे, स्टॉपर पर लगाए थे। इलेक्ट्रोड को इसने डुबो दिया है, इमर्ज्ड कर दिया है वाटर के अंदर, पूरा इमर्ज्ड कर दिया है। और फ्यू ड्रॉप्स, यानी कि उसने बहुत ही कम ड्रॉप्स किसकी डाली है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाली है, ओके, वाटर के अंदर। और उसके बाद उसने क्या किया है, 2 टेस्ट ट्यूब्स को वाटर से फिल किया है और उनको कार्बन इलेक्ट्रोड जो हमने रखे थे ना कप के अंदर रबर स्टॉपर लगा के, उसके ऊपर रख दिया है। और कहाँ तक रखा है, ताकि इलेक्ट्रोड्स जो हैं पूरी डूब जाएं उसके अंदर, है ना। और उसके बाद क्या किया है हमने, 2 टेस्ट ट्यूब को वाटर से फिल किया है और उसके बाद उनको कार्बन इलेक्ट्रोड में इन्वर्ट कर दिया है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। उसके बाद हमने इसमें करंट डाला, एनोड एंड कैथोड से हमने इसमें करंट डाला है। और हमने क्या किया, करंट डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हमने ऐसे ही रख दिया, छोड़ दिया इसको। और उसके बाद आप देखेंगे कि बबल्स जो हैं इलेक्ट्रोड्स में, बबल्स फॉर्मेशन होने लगती है। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन टेस्ट ट्यूब। ये जो बबल्स हैं टेस्ट ट्यूब में वाटर को डिस्प्लेस कर देते हैं, वाटर को कम कर देते हैं, है ना, वाटर को कम कर रहे हैं। और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसका प्रिकॉशंस, क्वेश्चंस भी है इसमें कुछ। अब इसकी केमिकल फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा खुद ही। और मतलब ये एक्टिविटी हमें ये दिखाती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी से कैसे रिएक्शंस को ब्रेक डाउन करते हैं, ओके।
Okay, so now we come to the photolytic chemical decomposition. Photolytic chemical decomposition. Reactants break down in presence of sunlight. सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन होते हैं उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं. ओके, यहाँ तक समझ आया ना आप सबको? फोटोलिटिक भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अभी बताया था, क्योंकि इसमें भी हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है. अब हम नेक्स्ट चलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. अब इसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीजन एटम्स का तो गेन करते हैं और हाइड्रोजन एटम्स को हम लूज़ करते हैं. यानी कि अब आप इधर देखेंगे 2Cu + O2. यहाँ पे O2 अकेला है ना, यानी कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है. और इधर जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो ये इधर जाके Cu के साथ मिल गया. यानी कि Cu जो है हमारा, यानी कि कॉपर को ऑक्सीजन का गेन हुआ ना. इधर तो ये अलग था, यानी कि अपने में मगन था भाई, इसको कोई रोक टोक नहीं थी, कुछ नहीं, कोई इसके साथ नहीं था, ये अकेला था. लेकिन इधर आने के बाद, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आने के बाद, ऑक्सीजन जो है Cu से पास आ गया, यानी कि Cu के साथ रिएक्ट कर रहा है. सो इसको जो कॉपर है, इसको ऑक्सीजन का गेन हुआ ना. ऑक्सीजन का गेन जब होता है टर्म्स को, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं. ऑक्सीडेशन, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन कैसे बनता है? ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सी या ऑक्सीडेशन से हम ये समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन से हमें, ऑक्सीडेशन का जो ये वर्ड है ऑक्सीडेशन, हमें हमारे दिमाग में आती है, हमें ये सोचना चाहिए कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है, यानी कि ऑक्सीडेशन जो वर्ड है, ये अगर कोई भी बोले तो हमारे दिमाग में एकदम ऑक्सीजन आना चाहिए कि इससे तो भाई गेन होता है. किसका गेन होता है? ऑक्सीजन का गेन होता है. ऑक्सीडेशन जहाँ भी होता है वहाँ पे हमें ऑक्सीजन का गेन होता है. ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जहाँ भी होगी वहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिलेगा. यानी कि रिएक्टेंट में अगर ऑक्सीजन अकेला है तो वो प्रोडक्ट में आके किसी भी एलिमेंट के साथ या एटम के साथ मिल जाता है. इसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. इसमें हमें हाइड्रोजन का गेन होता है. यानी कि देखिए, अब इसमें CuO है, ये तो इसके पास पहले से ही है, यानी कि कॉपर के पास ऑक्सीजन है, कॉपर को तो गेन है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन है उसके पास. लेकिन ये हाइड्रोजन यहाँ पे अलग है, हाइड्रोजन बेचारे को अकेला छोड़ रखा है. सो रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन जो है अपना कंपाउंड बना लेता है. यानी कि किसी एलिमेंट को हाइड्रोजन अकेला रहना पसंद नहीं करता, किसी एलिमेंट को अपने साथ जोड़ ही लेता है. उसी को हम रिडक्शन बोलते हैं. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब देखिए, समझिए इसको. ऑक्सीडेशन जो है, इसमें हमें ऑक्सीजन का गेन होता है, और रिडक्शन में हमें ऑक्सीजन का लॉस होता है. ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन. यानी कि ऑक्सीडेशन में अगर ऑक्सीजन अकेला है तो वो किसी एटम के साथ मिल जाएगा. रिडक्शन में अगर हाइड्रोजन अकेला है तो वो किसी एटम के साथ मिल जाएगा. ओके, यही ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन. अब इसके बाद हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट तो एक मूवमेंट होता है, यानी कि डिस्प्लेस, किसी की जगह से हम अगर किसी को हटा के हम उसकी जगह पे किसी और को रख दें तो वो डिस्प्लेस होता है. अब सपोज़ कीजिए हमारे स्कूल में किसी टीचर को रिज़ाइन करना है, कोई टीचर रिज़ाइन कर रहा है, तो उनकी जगह हम किसी और टीचर को रख दें, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है. अब जैसे कि H2O है, यहाँ पे H2O है ना. डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम किसी को
मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट से फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड में से। यानी कि जो मोर रिएक्टिव होते हैं, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को भगा देते हैं। अगर किसी एलिमेंट के पास कंपाउंड के पास कोई एलिमेंट है और भाई एक एलिमेंट अकेला है, जैसे कि ये एग्जांपल है, इससे समझिए Fe अकेला है प्लस CuSO4 है। अब Fe जो है वो मोर रिएक्टिव है एंड Cu यानी कि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। SO4 तो ऐसे ही रहेगा। अब ये Fe और Cu के बीच में कॉम्पिटिशन है, सो Fe इधर जाके यानी कि प्रोडक्ट में जाके SO से Cu को छीन लेता है, Cu को भगा देता है वहाँ से कि भाई तू जा, अब मैं सोडियम के साथ रहूँगा। इसमें जो है Fe Cu की जगह ले लेता है, Fe ने Cu की जगह ले ली ना। इसमें हम एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं, यानी कि अभी इसमें NCERT जो बुक है उसमें एक टेबल दी हुई है, हाईली जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, वो याद कर लीजिएगा आप, उसी से ये क्वेश्चन होगा डिस्प्लेसमेंट का। ये इसमें कैसे क्वेश्चन आता है कि हमें दे देंगे Fe प्लस CuSO4, इसमें भाई डिस्प्लेसमेंट करना है हमने। वैसे तो डायरेक्ट लिखा हुआ आता है कि गिव एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो हमें याद करने की ज़रूरत होती है एग्जांपल्स को, तो हम याद कर लेना तब भी हो जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट में आप ये समझिए कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव कर देता है, उसकी जगह छीन लेता है और उसकी जगह पे अपने आप आके बैठ जाता है। जैसे कि यही ले लो Fe, अब SO4 के पास Cu आराम से बैठा हुआ था, लेकिन इसने क्या किया भाई, ये कहता है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ तेरे से कॉपर और मैं तेरी जगह लेके रहूँगा। तो ये SO4 के साथ ये रिएक्ट कर जाता है और बेचारा Cu अकेला हो जाता है। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब हमारा जो है नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में तो हम एक ही को चेंज कर रहे थे, यानी कि एक ही जो है एलिमेंट दूसरे कंपाउंड से एलिमेंट को अलग हटा रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो एलिमेंट हटाते हैं, यानी कि अगर समझिए हमारे पास कोई भी टीचर का ही एग्जांपल ले लीजिए, कोई दो टीचर हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से और हमें उनकी जगह टीचर चाहिए, तो हमें दो टीचर लाने होंगे ना। इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि डबल का मतलब क्या होता है 2 और डिस्प्लेसमेंट हमने समझ ही लिया, किसी चीज़ यानी कि हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं उनकी जगह से। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो एलिमेंट चेंज होते हैं, 2 कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, यानी कि 2 कंपाउंड्स जो हैं वो एक्सचेंज कर देते हैं उनके आयंस। हम इन्हीं को आयंस बोलते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हीं को हम आयंस बोलते हैं। ये दोनों ही चेंज कर देते हैं। इसमें आप देखिए, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। Na2SO4 प्लस BaCl जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं, क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, BaSO4 प्लस 2NaCl। अब ये देखिए यहाँ पे SO4 किसके साथ है, Na2 के साथ है, Na2 के साथ है ना, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया, Ba ने SO4 ले लिया, यानी कि Na की जगह Ba ने ले ली और Ba की जगह Na ने ले ली। इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।